दोस्तों ये मेरी सच्ची घटना है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे नौकर का रहस्य जानकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मीना है। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी शादी महेश से कुछ साल पहले हुई थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे, वे मेरी हर बात मानते थे। एक बार मेरे पति एक 15 साल के लड़के को घर ले आए। उन्होंने कहा कि ये लड़का अनाथ और बेसहारा है, ये हमारे घर में नौकरी करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरे पति बहुत कंजूस थे और हमेशा मुफ्त की चीजों की तलाश में रहते थे। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये लड़का आपको कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा ये मेरे दोस्त के घर में कुछ महीने काम कर चुका है, लेकिन अब वो दुबई जा रहा है, इसीलिए उसने ये नौकर मुझे दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो भी काम कहोगी वो कर देगा। मैंने कहा महेश, हमारे घर में पहले से ही सिर्फ 2 कमरे हैं, जिनमें से एक को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है और दूसरा हमारा बेडरूम है, तो ये लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर उन्होंने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस आंगन में इसे एक खाट दे देना, ये चुपचाप उस पर सो जाएगा। वो लड़का बहुत शांत स्वभाव का था। अगले दिन ही मैंने उसे रसोई के काम में लगा दिया। वो चुपचाप बहुत सारे काम करता रहा। वो खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर देता था। मैंने उसे नाश्ता बनाकर दिया और उसने वो भी चुपचाप खा लिया। मैंने उससे पूछा क्या तुम बोलते नहीं हो, तो उन्होंने कहा मालकिन मैं आपसे क्या बात करूं। मैंने पूछा क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो मैं अनाथ आश्रम में था। जब मैं 5 साल का हुआ तो एक व्यक्ति मुझे अनाथ आश्रम से ये कहकर ले आया कि उसके घर में कोई संतान नहीं है और वो एक बच्चे को पालना चाहता है। उसने कहा कि वो मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएगा और मुझे अच्छी शिक्षा भी देगा, लेकिन उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाने, बर्तन धोने और मेहमानों को खाना परोसने जैसा काम करने पड़ते थे। मेरी जिंदगी ऐसे ही कटने लगी। जब वो बूढ़ा आदमी मर गया तो उसकी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने नौकर का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी रखा उसने सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बदले ही रखा, उससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं 2 रोटियों के बदले पूरे घर का काम करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारे को कैसी जिंदगी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। मेरे पति की भी ज्यादा सैलरी नहीं है, तो उसने कहा नहीं मालकिन रहने दीजिए, मुझे आप 2 वक्त की रोटी दे रही हैं, यही मेरे लिए काफी है। मेरा कोई परिवार नहीं है जिसकी मुझे चिंता करनी पड़े या जिसे मुझे पैसे देने पड़े। मेरे दिल में उस लड़के के लिए सहानुभूति जागने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सहानुभूति मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे पति की नौकरी का शेड्यूल ऐसा था कि उन्हें कई दिनों तक दूसरे शहर में रहना पड़ता था। जिस कंपनी में वे काम करते थे उनका बॉस महीने में एक बार उन्हें दूसरे शहर में ऑर्डर देने के लिए भेजता था। जब भी मेरे पति दूसरे शहर जाते तो 3-4 दिन बाद ही लौटते थे। उन दिनों मैं घर में अकेली रहती थी। फिर मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी अनाथ बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो शायद माँ बन सकूंगी। शायद मेरी इस बात को ऊपर वाला पसंद कर ले और मुझे संतान का सुख मिल जाए। शायद मैंने यही गलती कर दी। कुछ दिनों के लिए मेरे पति अपने काम से दूसरे शहर गए थे। घर में मैं अकेली थी और वो 15 साल का नौकर भी वहीं था। मैंने पहले भी उस नौकर की सच्चाई और भोलापन देखा था, इसीलिए मुझ में उसके प्रति सहानुभूति बढ़ गई थी। उस दिन मैं रसोई में आटा गूंथ रही थी और ठीक उसी समय वो नौकर भी रसोई में आ गया। मैं रसोई में बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 15 साल के लड़के की आंखों में इतनी मासूमियत के पीछे कुछ और भी हो सकता है। मैं बिना दुपट्टे के आटा गूंथ रही थी, तभी वो सिंक में पड़े बर्तन धोने के बहाने वहां आकर खड़ा हो गया। मैं भी सिंक के ठीक पास ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसी समय अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अस्तित्व पर किसी की नजर पड़ गई हो। ऐसा लगा जैसे किसी की तीव्र नजरें मेरे शरीर को धारदार चाकू की तरह चीर रही हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो 15 साल का नौकर मेरी तरफ देख रहा था। कभी वो मेरे चेहरे को घूरता तो कभी मेरे शरीर पर नजरें फेरता। तरह वो बर्तन धोने लगा, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर ही टिकी थी। पहले तो मैं घबरा गई। मैंने तुरंत रसोई के दरवाजे पर टंगा अपना दुपट्टा लिया और खुद पर डाल लिया। मैंने आटा लगभग गूंथ लिया था, उसे एक डिब्बे में रखा और फ्रिज में रख दिया। फिर तुरंत रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली गई। मैं अपने पलंग पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर वो 15 साल का लड़का मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा
मेरा वहम होगा। इतना अच्छा और मासूम लड़का मेरी तरफ बुरी नजर से क्यों देखेगा? ईश्वर ने औरत के स्वभाव में ये खासियत दी है कि वो अपनी और पड़ने वाली हर बुरी नजर को महसूस कर सकती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन उसे 15 साल का बच्चा समझकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस उम्र का लड़का इतना घिनौना कृत्य भी कर सकता है। जिस तरह उसने अपनी मजबूरी की बातें बताई थी, मैं उसके प्रति सहानुभूति रखने लगी थी। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठकर उसे देखने लगी। देखने में वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। मैंने सोचा कि शायद मैंने उसके बारे में कुछ गलत अंदाजा लगा लिया है। रात के खाने के बाद उसने मुझसे कहा, मालकिन, रात में ठंड बढ़ गई है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कमरे में सो जाऊं? उसकी बात सच थी। सर्दी शुरू हो चुकी थी और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। आंगन में रात में ठंड महसूस हो रही थी। मैंने कहा, तू कहाँ सोएगा? मेरा कमरा बेकार का कमरा नहीं है। एक कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए रखा है। उसमें बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं सिलाई के कपड़े हैं तो कहीं मशीन रखी है। वो कमरा बहुत छोटा है। अगर तू वहां सोएगा तो मेरी चीजों को इधर उधर करना पड़ेगा और फिर मैं सोचती रह जाऊंगी। ये सुनकर वो बोला, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपके कमरे में जमीन पर सो जाऊं? ये सुनकर मैं चौंक गई। उसने फिर कहा, मालकिन, मैं जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैंने अभी तक सर्दी के कपड़े भी नहीं निकाले हैं। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी, जैसे उसे ये सुनकर बहुत खुशी हुई हो। उसने तुरंत अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर बिछाकर सो गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसीलिए सोने से पहले मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। धीरे धीरे मैं गहरी नींद में चली गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी नींद पूरी तरह लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर बहुत भारी लग रहा था। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सो गई थी। फिर मैंने घड़ी देखी, सुबह के 8 बज चुके थे। हालांकि मैं आमतौर पर सुबह 8 बजे ही उठती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत देर तक सोती रही हूँ। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पलंग के नीचे देखा तो वहाँ उसका बिस्तर नहीं था। इसका मतलब था कि वो उठ चुका था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि वो मेरे ही वॉशरूम में घुसा हुआ था। वो कितना चालाक लड़का था, मेरी इजाजत के बिना ही मेरे वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहा था। ये सोचकर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरे वॉशरूम का उपयोग कर रहा है। मैंने तय कर लिया कि जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि अब से वो मेरे वॉशरूम का इस्तेमाल ना करे। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, नहाकर निकला था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान उभर आई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल खुले और बिखरे हुए थे। जबकि मैं सोई थी तब मैंने अपने बालों की पौनी बांध रखी थी। खैर, मैंने तुरंत अपने बाल समेटे और जूड़ा बांध लिया। फिर जैसे ही मैंने अपना दुपट्टा उठाया, पलंग की चादर पर मेरी नजर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। चादर बुरी तरह बिखरी हुई थी, जबकि मुझे हमेशा एक ही कोने में सिमटकर सोने की आदत थी। लेकिन चादर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ सिर्फ सोकर नहीं उठा हो, बल्कि जो ख्याल मेरे दिमाग में आया वो मुझे पूरी तरह से डराने के लिए काफी था। लड़का तुरंत अपनी पथरी समेटने लगा और कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे अब तक का उसका नाम भी नहीं पता था। उसने जवाब दिया, जी मालकिन। मैंने पूछा, रात को तुम कहाँ सोए थे? मेरा ये सवाल सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए बोला, मालकिन, मैं जमीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं, जाओ। वो जाने लगा, लेकिन मैंने फिर से उसे रोक लिया। मैंने कहा, एक बात सुनो लड़के। वो वापस मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब से मेरे वॉशरूम का इस्तेमाल मत करना। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, नहीं करूंगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, आप जो भी नाम रखे, सब मुझे रामू ही कहते हैं। उसका नाम सुनकर मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या रामू कोई नाम होता है? तुम्हारा असली नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, मालूम नहीं, अनाथ आश्रम वालों ने रामूलाल रखा था, लेकिन पूरा नाम कोई नहीं लेता। सब मुझे सिर्फ रामू रामू कहकर बुलाते हैं। ये कहकर वो कमरे से चला गया। जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरी कमर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाने आती थी, इसीलिए मैंने उसे आवाज दी, रामू।
वो तुरंत कमरे का दरवाजा खोलकर बोला, जी मालकिन। मैंने कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा होता है ऐसे कामों में। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। खैर, जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि वो अपने काम में व्यस्त था। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को फोन लगाया। पहली बार मेरे दिल में उनके जाने की वजह से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने पूछा, महेश आप कब तक वापस आ रहे हैं? तो वो बोले, क्या हुआ मीना, अभी तो मुझे आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि जब भी मैं दूसरे शहर जाता हूँ तो 3-4 दिन तो लगते ही हैं। पहले मैंने कभी उनसे ऐसा सवाल नहीं किया था, वे सही कह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने कहा, मीना मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुम्हें रात को फोन करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने पूछा, वो लड़का काम ठीक से तो कर रहा है ना? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, हाँ ठीक से कर रहा है। मेरी आवाज़ सुनकर वे तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोले, मीना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारी आवाज़ मुझे अजीब लग रही है, क्या हुआ तुम्हें? हम पति पत्नी थे, हमारे बीच आपसी समझ और प्यार था। हम एक दूसरे की आवाज़ से ही समझ जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, बस कल से मेरी तबीयत कुछ भारी भारी लग रही है। मेरा शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है। तभी मैंने देखा कि सामने खड़ा रामू मुझे टकटकी लगाए घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें मेरे शरीर पर पड़ रही हो। खैर, ये पति पत्नी के बीच की निजी बात थी, इसीलिए मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। महेश की मीटिंग जरूरी थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन रख दिया। मैं फिर से उदास होकर बैठ गई। तभी दरवाजा हल्के से चरमराया और खुला। दरवाजे पर रामू खड़ा था। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद रखते हुए ही धीरे से सिर हिला दिया, नहीं बस मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैंने कहा। मैंने आंखें बंद की और महसूस किया कि वो दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझे ध्यान से देख रहा है। जैसे ही मैंने आंखें खोली वो तुरंत नर्वस हो गया और अपने चेहरे पर गंभीरता ले आया। वो बोला, मालकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अगर चाहें तो मैं आपके सिर की मालिश कर दूं। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बस इतना कहा, मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दो, शायद मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। वो सिर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आ गया। चाय बहुत कड़वी थी, उसने शायद चाय पत्ती ज्यादा डाल दी थी। फिर भी चाय पीते ही मुझे हल्का महसूस हुआ और मैं गहरी नींद में सो गई। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि घर का दरवाजा खुला रह गया था या कोई आ सकता था, क्योंकि मुझे अपने नौकर पर पूरा भरोसा था। वैसे भी वो मेरी मौजूदगी में घर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। जब मैं सोई तो रात के 9 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्के उजाले से भरा हुआ था। मैंने घड़ी देखी तो चौंक गई। मुझे भूख से हालत खराब लग रही थी, क्योंकि दिन भर मैंने सिर्फ एक कप चाय ही पी थी। मैं बाहर निकली तो नौकर तुरंत मेरी तरफ आया और बोला, मालकिन तबीयत ठीक हो गई हो तो आपके लिए खाना ले आऊं? ऐसा लगा जैसे वो मेरी राह देख रहा था। मैंने कहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरी बात पर वो हल्का सा हंसा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आप सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि जगाना मुझे सही नहीं लगा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, इसका क्या मतलब? वो तुरंत बोला, अरे मालकिन, आप इतनी शांति से और सुकून से सो रही थी, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ, मैं कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला। वैसे भी घर के सारे काम मैंने पहले ही निपटा दिए थे और ज्यादा कुछ था भी नहीं, इसीलिए सोचा कि जब तक आप सो रही हैं मैं आपके लिए खाना बना दूं। उसके हाथों में जादू था, क्योंकि उसका बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट था। उस दिन मैंने भरपेट खाना खाया, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर खड़ा रहकर मुझे देखता रहा। मैंने उसके सामने बैठने के लिए कहा। उसी वक्त मेरे पति का फोन आ गया। मैं बातों में इतनी खो गई कि 2 घंटे लगातार अपने पति से फोन पर बात करती रही। इस दौरान कमरा बंद था और नौकर बाहर खड़ा था। जब 2 घंटे बीत गए तो अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, नौकर थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, मालकिन आप और कितनी देर तक अपने पति से बात करेंगी? मुझे नींद आ रही है। वो इतनी तेज आवाज में बोला कि मेरा पति भी सुन सके। अचानक फोन पर दूसरी तरफ से एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर मेरे पति ने आश्चर्य से बोले, नौकर सोने की बात क्यों कर रहा है? वो कहाँ सोता है? मैं तुरंत बोली, अरे कुछ नहीं, बाहर बहुत ठंड है ना, पिछले 2-3 दिनों से ठंड बढ़ गई है, इसीलिए मैंने उसे घर के अंदर ही सोने की इजाजत दे दी थी। कल रात भी वो यहीं अंदर बिस्तर लगाकर सोया था। मेरे पति थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें उसे इतना
इतना सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाहर आंगन में सोने को कह दो, इतनी भी ठंड नहीं है। अगर दिक्कत है तो घर का दूसरा कमरा खोल दो, वहीं सो सकता है। मैं समझ गई कि मेरे पति का क्या कहना चाहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे उनके आदेश का पालन करना था, इसलिए मैंने बाहर आकर नौकर से साफ शब्दों में कह दिया कि तुम यहीं ओसरे में बिस्तर लगाकर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दे सकती। उसने गहरी सांस ली, मेरे आंखों में देखा और बोला, ठीक है मालकिन, तो सिर्फ आपको अपना समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। ये देखकर मुझे शर्म महसूस हुई। ये इतना मासूम लड़का, मैं इस पर शक कैसे कर सकती हूँ? लेकिन फिर भी मेरे पति का आदेश था और उसका पालन करना मेरा कर्तव्य था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यहीं सो जाओ। हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। सबसे अजीब बात ये थी कि इतनी लंबी नींद के बाद भी मुझे फिर से नींद आ रही थी। मैं पलंग पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगी, लेकिन नींद ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं बैठे बैठे ही सो गई। रात का वक्त जैसे ही कोई बड़ा बोझ बन गया था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति मेरे पास है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मेरे पति तो घर में थे ही नहीं, लेकिन मैंने देखा कि वो नौकर दबे कदमों से मेरी चादर उठाकर कमरे से बाहर जा रहा था। मुझे जितना झटका लगा उतना शायद पहले कभी नहीं लगा था। मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मुझे अचानक उस नौकर से डर लगने लगा। मेरा शरीर फिर से अजीब दर्द से टूट रहा था। मैं तुरंत बाथरूम में गई। एक अजीब झुरझुरी मेरे शरीर में दौड़ गई। ये स्पष्ट था कि उस 15 साल के नौकर ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने तुरंत अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब मुझे नींद आने का सवाल ही नहीं था। 15 साल का लड़का ये सब कैसे कर सकता है? और मैं इसे होने से रोक क्यों नहीं पाई? मुझे होश क्यों नहीं आया? इन ख्यालों ने मुझे पागल कर दिया था। अगली सुबह जब मैं बाहर निकली तो वो नौकर वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। मैं बिना सबूत उस पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैंने नोट किया कि वो लड़का उम्र में जितना छोटा था, अनुभव और नज़रों से उतना ही वो किसी भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था। आज जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस नौकर को अपने कमरे में प्रवेश करने तक नहीं दिया। शायद वो मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसके कारण मुझे होश नहीं रहता था। उस दिन मैं पूरी तरह सतर्क थी। थोड़ी देर बाद नौकर कमरे में आया और मुझे देखकर कहने लगा, मालकिन लाओ अपना एयर फ्रेशनर दो, मैं कमरे में छिड़क दूं। लेकिन कुछ सोचकर मैंने उसे मना कर दिया और कहा, मैं खुद छिड़क लूंगी, तुम रहने दो। वो कुछ सोचकर वहां से चला गया, लेकिन उस रात मैंने एयर फ्रेशनर तक नहीं लगाया। मुझे आदत थी कि मैं कमरे में एयर फ्रेशनर छिड़क कर ही सोती थी। लेकिन संयोग से उस रात मेरे पति भी घर आने वाले थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही मैं गहरी नींद में चली गई, कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोई अंदर आया और धीरे धीरे बोलने लगा, मालकिन जाग रही हो या सो गई? मालकिन, तुम्हारा रामू आ गया है तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। शायद उसे यकीन हो गया था कि मैं गहरी नींद में हूँ, इसीलिए उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी थी। मुझे अपने पूरे अस्तित्व में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला और मेरे पति अंदर आ गए। नौकर ने अपना शर्ट तक निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पति को देखा वो घबरा गया। मैं भी तुरंत उठकर बैठ गई। जब मेरे पति ने मुझे और नौकर को देखा तो वे हैरान रह गए। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मैंने तुरंत अपने पति को बता दिया। मैं उन महिलाओं में से नहीं थी जो सही समय के इंतजार में खुद को नुकसान पहुंचा ले। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए, उन्होंने उस नौकर की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोले, जिस थाली में खाया उसी में थूक रहा है। मैंने तुझ पर दया करके इस घर में रखा और तूने ये सब करने की हिम्मत कैसे की? पहले तो नौकर इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति के जोरदार थप्पड़ उस पर पड़े तो वो फूट फूट कर रोने लगा और जो कुछ उसने कहा वो हमारी कल्पना से भी परे था। उसने कहा, मुझे एक अनाथालय से एक आदमी अपने साथ ले गया था, लेकिन उसने सिर्फ मुझे अपना नौकर नहीं बनाया बल्कि मेरे साथ भी गलत काम करता था। मैं सिर्फ 8 साल का था जब उसने पहली बार मुझे गलत तरीके से छूना शुरू किया। वो मेरी भावनाओं के साथ खेलता था, मुझसे गंदे काम करवाता था, मुझे मारता धमकाता था। मैं जो कुछ भी करता बस उसी के आदेशों पर करता था। शायद इसी वजह से मैं समय से पहले जवान हो गया। मेरे अंदर जिस्म की भूख बढ़ने लगी। मालकिन को देखकर
देखकर मेरे धैर्य टूट गई थी। मैंने उनके एयर फ्रेशनर में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिसे सिर्फ सूंघते ही वे गहरी नींद में सो जाती थी। इस दवा का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। जब वे सो जाती थी तो मैं उनके कमरे में जाता था और अपनी जिस्म की भूख मिटाता था। जब मैं मालकिन के साथ संबंध बनाता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद मुझे उनके जिस्म से बहुत लगाव हो गया था। वो रो रो कर मेरे पति से माफी मांग रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे पति ने तुरंत उसे घर से निकालने का आदेश दिया, लेकिन जब वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मैं आधी रात को कहाँ जाऊं? कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे लड़के को घर में रखना कोई समझदारी नहीं थी। उसे इस स्थिति तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ उसके मालिक का था, जो उसे अनाथालय से लेकर आया था। अगर अनाथालय वालों ने ध्यान दिया होता कि बच्चा सही हाथों में जा रहा है या नहीं, अगर वे थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते, तो शायद आज वो लड़का ऐसा नहीं बनता। पूरी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट पर बैठाए रखा और अगली सुबह उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को पूरी घटना बता दी गई। उसे बच्चों की तरह सुधार गृह में रखा गया, जहां उसकी मानसिक और शारीरिक काउंसलिंग की जा रही थी, ताकि वो भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सके। हालांकि मैं लंबे समय तक इस हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाई। मेरे पति के अलावा और कितने लोगों ने मेरे साथ संबंध बनाए होंगे, ये सोचकर मैं खुद को कोस रही थी। लेकिन मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पतियों में से एक थे। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आखिरकार हमारे बीच इतना गहरा प्यार था कि उन्होंने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, ये मेरी गलती थी, मुझे नौकर को ठीक से जांचने के बाद रखना चाहिए था। अगर मैंने उस पर दया नहीं दिखाई होती तो ये सब नहीं होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। आगे से मैं सतर्क रहूंगा और ये बात किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।